सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ परफेक्ट वर्ल्ड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। और आज के इस वीडियो में काफी मजा आने वाला है क्योंकि हम यहाँ पर जो हमारी ग्रैंड एल्डर है और जो वैंग फैमिली और अपना शी हाओ, इन तीनों को ही काफी अच्छे से परफॉर्म करता हुआ देखेंगे। ट्रेलर से तुमने एपिसोड का अंदाजा तो लगा ही लिया होगा, तो मैं बता दूं कि तुम गलत हो क्योंकि आज के इस एपिसोड में काफी सारी चीजें होने वाली है जो की मैं तुम्हें डिटेल में बताने वाली हूँ। तो चलो फिर परफेक्ट वर्ल्ड के आज के इस कमाल के एपिसोड को शुरू करते हैं। सो होमीज, हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हम देखते हैं कि शी हाओ समेत सभी लोग उस दाव ट्रेनिंग को हासिल करने के लिए रवाना हो जाते हैं, जहाँ पे जो एल्डर्स होते हैं वो यहाँ पे सभी से कहने लगते हैं कि आप लोग अब जबकि इस जगह पर आ ही गए हो तो सभी लोग अपने अपने लिए कोई जगह को चुन लो जहाँ पर रहकर अब से आप लोग अपनी ट्रेनिंग की शुरुआत करने वाले हैं और ये वक्त काफी जल्दी बीत जाएगा, तो जगह थोड़ा देख कर चुनना। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन जैन के जो जूनियर ब्रदर्स थे वो सभी लोग एक जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर इन लोगों ने सबसे पहले ही अरेंजमेंट्स कर रखी थी और वो आते साथ ही बताने लगता है कि हम लोगों ने इस जगह को पहले ही सीनियर ब्रदर जिन जैन के लिए सेव करके रखा है। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि ये जो जगह थी ना, ये सुप्रीम ट्रेजर क्लैन के काफी ज्यादा क्लोज थी, जिसके चलते ये लोग मौका पाते ही यहाँ पे इस जगह को रिजर्व करने आ गए थे। कि तभी उनमें से एक बंदा कहता है कि पर यार ये तो रूल के खिलाफ है, स्पेकुलेशन के दौरान ही हम ऐसे ही किसी भी जगह को चूज नहीं कर सकते। कि तभी यहाँ पे हम हुआंग को देखते हैं, यानी कि अपने शी हाओ को, जो कि माउंटेन टॉप में आते साथ अपनी ऑरा को रिलीज करता है, जिसे देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि यार ये तो हुआंग है, अब तो गड़बड़ होगी। कि तभी जिन जैन भी यहाँ पे आ जाता है और उसे देखकर उसके चमचे कहने लगते हैं कि सीनियर ब्रदर, हमने इस ट्रेजर लैंड वाले एरिया को काफी पहले ही आपके लिए रिवर्स करके रखा था, लेकिन आप जैसा कि देख सकते हो कि यहाँ पर कोई और भी आ चुका है। और यहाँ पर उसे देखते साथ ही उसके जो चमचे थे उसे बताने लगते हैं कि हमने ये जगह पहले आपके लिए पिक की थी, पर आप देख सकते हो कि हुआंग यहाँ पे आ चुका है, अब आप इस मैटर को हैंडल कीजिए। जिन जैन यहाँ पे शी हाओ की काफी ज्यादा तारीफ करता है कि मैंने तुम्हारे बैटल स्कोर को देखा था, तुम्हारे जो मेरिट स्कोर्स है ना, ये काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, तो अगर तुम बुरा न मानो तो इस जगह को तुम छोड़ सकते हो। जो सुनकर शी हाओ कहने लगता है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो साफ साफ कहो, या फिर अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम वो भी बता सकते हो, लेकिन ये मत कहो कि मैं इस जगह को छोड़ दूंगा। अब इससे पहले कि दोनों लड़ाई करते कि तभी यहाँ पे तीनों एल्डर्स आकर कहने लगते हैं कि बेहतर यही होगा कि तुम लोग अपने कल्टीवेशन पे फोकस करो। और फिर वो लोग जिन जैन से कहने लगते हैं कि क्योंकि यहाँ पे हुआंग पहले आया है तो मेरे ख्याल से तुम्हें कोई दूसरी जगह ढूंढ लेनी चाहिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जिन जैन ये सुनकर वहाँ से चला जाता है और उसके जो साथी थे वो भी अब दूसरी जगह को ढूंढना शुरू कर देते हैं। इस दौरान इनकी नजर उसी प्लेटफॉर्म पे जाती है जहाँ पर जो रैबिट गर्ल और फैट गाय था, ये दोनों ऑलरेडी पहुंच चुके थे। अब ये लोग जबरदस्ती इन पे हमला करके इस जगह को कब्जाना चाहते थे और जैसे ये फिस्ट अटैक करते हैं तभी यहाँ पे शी हाओ बस कहता है स्क्रैम, और तभी इनके आसपास एक बैरियर लग जाता है, ये लोग दूर छटक जाते हैं। फैट गाय और रैबिट गर्ल शी हाओ को शुक्रिया अदा करती है। कि तभी यहाँ पे एल्डर्स आ जाते हैं और बताने लगते हैं कि सब लोग कान खोल के सुन लो, ये एक आखिरी जगह है जो कि इमॉर्टल एंसेस्ट्रल वेन से कनेक्टेड है, तो बेहतर यही होगा कि वक्त जाया ना करो और अपने कल्टीवेट करने पे फोकस करो। सभी लोग ये सुनते साथ ही अपनी अपनी जगह पे लौट जाते हैं और हम शी हाओ को देखते हैं जो कि अपने उसी स्क्रप्चर को समझना शुरू कर देता है जो कि उसने एंशिएंट इमॉर्टल रून्स के अंदर उसे डिस्कवर किया था। जिसके बाद शी हाओ बताने लगता है कि दाओ रियलम का कोई भी इसे कभी भी ओपन नहीं कर सकता, लेकिन मेरे पास वो सारे मेथड्स हैं। अब यहाँ पे शी हाओ ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड था कि आखिर इस इमॉर्टल स्क्रप्चर के अंदर कौन से जो हेवन एंड अर्थ के जो लॉज है वो फ्यूज हैं। शी हाओ इसे ओपन करता है, यहाँ पे उस स्क्रप्चर में से काफी डिवाइन एनर्जी रिलीज होती है जो कि पास के एल्डर देख के भी हैरान थे और कहने लगते हैं कि ये तो वही इमॉर्टल स्क्रप्चर है जहाँ पर उन्हें एक ऐसे इमॉर्टल की लेगेसी फ्लेम नजर आती है जो कि एंशिएंट इमॉर्टल एरा से बिलोंग करता है। इसे देखकर सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यकीन नहीं होता कि वो एंशिएंट इमॉर्टल क्लैन जिसने कि मैन पावर पे कितना कुछ इन्वेस्ट किया, आज हम उसकी एक इतनी प्रीशियस सी लेगेसी को यहाँ पे देख पा रहे हैं। यकीन नहीं होता है कि ये अजीम ताकत यहाँ इस लड़के के हाथों में है। यहाँ पे एल्डर्स शी हाओ के लिए काफी ज्यादा खुश थे। वहीं दूसरी तरफ फैट गाय यहाँ पे कल्टीवेट करते हुए कहने लगता है कि शांत रहो, शांत रहो, तुमने ये देखा है, तुमने ये देखा है, तुम्हें इतना ज्यादा सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आदत है कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें हर बार ऐसे सरप्राइज करता है ना। यहाँ पे रैबिट गर्ल उसकी बात सुन के हंसती है कि तभी आसपास के जितने भी कल्टीवेटर्स थे इन सभी की नजर शी हाओ की तरफ जाती है जहाँ पे इमॉर्टल स्क्रप्चर की अजीम ताकत को ये भी फील कर पाते हैं। मिस वैंग जी और उसके फियांसे को भी हम देखते हैं जहाँ पर वो लोग जब शी हाओ की इस ताकत को देखते हैं ना तो इनके भी होश उड़ चुके थे। इस दौरान शी हाओ कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि मिस वैंग जी को भी ऐसे ताक झांक करने की आदत होगी। अगर तुम्हें मेरे इस इमॉर्टल स्क्रप्चर में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है, इसकी जो ऑरा है इसे देखने में तुम्हें इतना ही मन है, तो क्यों ना तुम अपनी उस केओस कैलेमिटी आर्ट के बदले इसे एक्सचेंज कर लो। बदले में मैं तुम्हें इसे थोड़ा और करीब से देखने दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ऑफर सुनते साथ ही जो जिन जैन है वो देरी नहीं करता, वो कहने लगता है कि मेरी जिन फैमिली के पास भी कुछ इमॉर्टल स्क्रप्चर्स
मौजूद है, तो अगर तुम चाहो तो हम उसे भी एक्सचेंज कर सकते हैं। यहाँ पे शिहाओ स्माइल करता है, असल में ये तो उसकी चाल थी। तो वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हारी जिन फैमिली की जो बॉडी टेम्परिंग टेक्निक है, जिसे कि सीक्रेट गार्डियन बॉडी टेम्परिंग टेक्निक भी कहा जाता है, तो वैसे तो मुझे इंटरेस्ट नहीं, लेकिन मैं आपकी खातिर आपकी इस सिंपल सी बॉडी टेम्परिंग टेक्निक को जरूर सीखना चाहूंगा। सीखना नहीं, मैं तो बस इसे थोड़ा सा देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं आपके खातिर बस ये कर रहा हूँ। यहाँ पे ये सुनना था कि जिनजेन को गुस्सा आता है और वो कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हमारे क्लैन की टेक्निक इतनी भी पुरानी नहीं है कि तुम उसको ऐसे डिसरिस्पेक्ट करते हुए यहाँ पे मेंशन करो। आज भी लोग इसे सीखने के लिए मरते हैं। ये कहते हुए वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और तभी एल्डर दोनों को शांत करा देते हैं और कहने लगते हैं कि तुम लोग इस वक्त अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करो। अब शिया उसका मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हें अगर नहीं देना तो मत दो, कौन सा मैं इसे पाने के लिए मर रहा हूँ। यहाँ पे ये सुनकर तो उसे और गुस्सा आता है, लेकिन वो खुद को शांत कर लेता है। अब ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और सभी लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और काफी तेजी से वक्त बीत जाता है और हम शिहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उस इमोर्टल स्क्रिप्चर को समझते हुए कहने लगता है कि पहले मैं हमेशा यही सवाल किया करता था कि डाओ सीड, इमोर्टल सीड, डेविल सीड, ये आखिर सब के सब डिफरेंट क्यों है? लेकिन इन सभी के नामों में एक चीज कॉमन है और वो है सीड, और सीड ही इन सभी के नामों के आगे क्यों लगता था, ये बात को लेकर मैं अक्सर कंफ्यूज हुआ करता था। लेकिन अब जब मैं इस इमोर्टल स्क्रिप्चर को रीड कर रहा हूँ, इसे अंडरस्टैंड कर रहा हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि जो इमोर्टल एंशिएंट कल्टीवेशन है वो असल में सीड के ऊपर फोकस्ड है। यानी कि किसी इमोर्टल का जिस्म किसी मिट्टी की तरह है और जितना डीप ये जो सीड के रूट्स उसके बॉडी के अंदर जाएंगे, उतनी ही ताकतवर उसकी कल्टीवेशन होगी और उतनी ही ज्यादा उसका दाव लव भी होगा, जिसके चलते उतनी ही ताकतवर जो इमोर्टल एनर्जी है ये प्रोड्यूस करेगा। हालांकि हमारे इस तरह के लोग इस इमोर्टल सीड को बस एक ऐसे टूल की तरह यूज करती है कि जिसके जरिए से हेवन एंड अर्थ के दाव को हम बहुत कम समय में कनेक्ट कर पाए। लेकिन इसका काम बस इतने भर का नहीं है, बल्कि जितना स्ट्रॉन्ग आपका रूट होगा, जितने डीप ये आपकी बॉडी के अंदर जाएगा, और उतना ही ज्यादा आपकी बॉडी और सीड के बीच का कनेक्शन गहरा होता जाएगा। यहाँ पे शियाओ इसके बारे में और ज्यादा रीड करना शुरू कर देता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके सिर से पसीने तक आने लगते हैं और वो यही कहता है कि शुक्र है कि एट द एंड ये स्क्रिप्चर मुझे मिल ही गया, वरना मैं कभी भी सीड्स की गहराइयों तक पहुंच ही नहीं पाता, मैं इनके ट्रू मीनिंग के बारे में कभी भी पता लगा ही नहीं पाता। इसी के साथ हम देखते हैं कि फाइनली शियाओ ने यहाँ पे काफी अच्छा रिस्पॉन्स हासिल किया था। उसने इसे आधे से ज्यादा समझ लिया था, जिसके चलते इसकी अंडरस्टैंडिंग काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। और ऐसे ही बाकी के जो कल्टीवेटर्स थे, एक एक करके उन्हें भी काफी सारी एनलाइटमेंट हासिल होती है। यहाँ पे ये नजारा देखते साथ ही जो तीनों एल्डर्स हैं वो कहने लगते हैं कि बहुत अच्छे, तुम ही हमारे इस जनरेशन की आगे की उम्मीद हो और तुम लोगों को ऐसे उभरता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुम लोगों ने इतने कम समय में ही दाओ रेजोनेंस को ट्रिगर किया है। यहाँ पे ये सभी की तारीफ कर ही रहे होते हैं कि तभी शिहाओ जिस जगह पर मौजूद था वहाँ से एक तेज ब्राइट रोशनी रिलीज होती है। साथ ही एक हम ड्रैगन को देख पाते हैं जो कि आसपास तेजी से फ्लोट करता है, जो देखते साथ ही मिस वेंची समेत सभी लोगों को गुस्सा आता है। इस दौरान हम देखते हैं तीनों एल्डर्स हैरानी के साथ कह उठते हैं कि ये तो इमोर्टल ताओ फाउंडेशन की रूट्स है और ये सारी चीजें ये अपने बॉडी के अंदर ही कर रहा है, कितना कमाल का है। कि तभी दूसरा एल्डर कहने लगता है कि हाँ, और इसका हर उठाया गया कदम ऐसा कदम है कि जिसे आज तक कभी किसी ने नहीं उठाया है और ना ही उस रास्ते पर कभी कोई चला है। तभी शिहाओ यहाँ पे सभी से कहने लगता है कि ये जो इमोर्टल स्क्रिप्चर का पाथ है ये काफी ज्यादा मुश्किल है, लेकिन अकेले चलने से अच्छा है कि क्यों ना हम साथ में इस पे चलो। और हमारे सामने एक बहुत बड़ा अंधेरा है जिसे कि हमें पार करके उजाले के उस ओर जाना है। इसीलिए यहाँ मौजूद सभी लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं अपनी पूरी इच्छा अनुसार आप सभी के साथ इस स्क्रिप्चर को शेयर करना चाहता हूँ, ताकि हम लोग साथ मिलकर इसे कॉम्प्रिहेंड करके अपनी ताकत को बढ़ाएं, अपनी समझ को बढ़ाएं और दुश्मनों के फिर हम छक्के छुड़ा दे। यहाँ पे जब जिनजेन शिहाओ की ये बात सुनता है तो वो कहने लगता है कि इनहेरिटेंस लोगों को अपनी जान से ज्यादा अजीज होती है, क्योंकि पागल हो गया है। यहाँ पे हम देखते हैं कि शिहाओ अपनी सारी की सारी जो नॉलेज है उन सभी के साथ शेयर करने लगता है। कि तभी यहाँ पे दूसरे जो कल्टीवेटर्स थे वो भी हैरानी के साथ कहने लगते हैं कि वाकई में हुआंग, तुम्हारे विजन्स ना बहुत बड़े हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि फैट गाय भी कहने लगता है कि यार इसके जरिए से तो मैं करंट का जो कल्टीवेट मेथड है इसको भी बड़े आराम से परफॉर्म कर सकता हूँ। यहाँ पे शिहाओ इस इनहेरिटेंस को सभी के साथ शेयर करता है और फिर शिहाओ कहने लगता है कि उम्मीद करता हूँ कि आने वाले टाइम में तुम लोग इसका अच्छे से यूज करोगे। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और कहानी 1 साल बाद की हमें दिखाई जाती है, जहाँ पे फाइनली सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे गैदर हो जाते हैं। जो एल्डर हैं वो भी कहने लगते हैं कि अब वक्त आ गया है डेसोलेट बॉर्डर की तरफ की हमारी ये जो जर्नी है इसे अब शुरू किया जाए, और ये एक ऐसी जर्नी है जो कि ऑलमोस्ट मौत के करीब तुम्हें ले जाएगी। इसी के साथ बाकी बचे जो डिसाइपल्स थे जो कि यहाँ पे अलग से जो दाव को कल्टीवेट कर रहे थे वो लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। और अब यहाँ पर इन लोगों की मार्शल रैंकिंग होनी थी, जिसके चलते ये लोग हर एक को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर पाएंगे। और एल्डर बताने लगते हैं कि सिर्फ 100
हाँ, ऐसे लोग जिनके पास स्ट्रॉन्गेस्ट दाव हार्ट और जो स्ट्रॉन्ग विल पावर होगी ना, वही लोग हमारे साथ आगे जाएंगे और जो कि उसी बॉर्डर एरिया में 9 हेवन एंड 10 अर्थ को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बताओ, जो भी हमारे साथ चलना चाहता है आगे आए, इस अरीना में आकर अपने पावर को शो करे। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारा एंड किंग आगे आता है, जो कि आते साथ ही कहने लगता है कि सीनियर, मेरे फादर एंड किंग जो कि एंशिएंट इमॉर्टल एरा में बैटल करते वक्त मारे गए, उन्होंने काफी मेहनत की और इस रियलम के खातिर अंत तक लड़ते रहे और वहीं पे मारे गए। जिस पे एल्डर कहता है कि पर तुम्हारे फादर ने उन लोगों को काफी सीरियसली इंजर्ड भी किया था और जिसके लिए हमारा ये रियलम हमेशा उनका आभारी रहेगा। यहाँ पे एंड किंग सामने मौजूद बंदे के ऊपर अपना अटैक करता है और कहने लगता है कि फिर ठीक है, अगर मेरे फादर ने वहाँ पे अपनी जान दी है तो मैं भी वहाँ पे जाकर अपनी पावर का नमूना दिखाऊंगा और दुश्मनों के छक्के छुड़ा दूंगा, क्योंकि मेरा जो विल पावर है वो बैटल से ही काफी ज्यादा पीक पकड़ता है। तो भला मैं इतने क्रूशियस बैटल को कैसे मिस कर सकता हूँ, मुझे हर हाल में जाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि एंड किंग पहले बंदे की तो छुट्टी कर देता है कि तभी दूसरा बंदा उससे फाइट करने आता है और वो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को समन करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारे फादर एंड किंग के बारे में मैंने काफी कुछ सुना है कि वो दुश्मनों के हाथों कैसे एंशिएंट बैटल ग्राउंड में मारे गए, लेकिन जो हमारे ही गद्दार थे उन्होंने तुम्हारे फादर को मौत तक पहुंचाने में काफी बड़ा रोल निभाया है। अब यहाँ पे एल्डर ये सारी बातें सुनकर कहते हैं कि हाँ, कि सब कुछ अच्छा चल तो रहा था, लेकिन फिर गू क्लैन के कुछ लोगों ने उन पर घात लगा के हमला किया। यहाँ पे हम सामने वाले बंदे को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपने वेपन को थामते हुए कहने लगता है कि मेरा पाथ है सच को जानना और मैं उस एंशिएंट टाइम में हुए बैटल के अंदर हुई सच्चाई को जानना चाहता हूँ कि आखिर वो कौन है जिसने कि हमारे रियलम को वाकई में धोखा दिया था। क्या वाकई में वो गू क्लैन था या कोई और? इसी के चलते मैं आज के इस बैटल में शामिल होना चाहता हूँ क्योंकि मुझे सच्चाई का पता लगाना है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपने दाव के पावर को दिखाते हैं, सभी लोग अपने विल पावर को भी शो कराते हैं। ऐसे करते करते एक एक करके काफी सारे लोग आते हैं। यहाँ पे हम मिस वैंगशी के फियांसे को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपने इनविजिबल पैथ के बारे में बताता है कि कैसे उसे सबके ऊपर रूल करना है और इसीलिए वो अपने दुश्मनों को सरपास करना चाहता है। और तभी यहाँ पर हम उसी सिल्वर क्राउन वाले बंदे को देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि क्या तुम्हें रूल करना है, लेकिन अगर ये पूरा जगह बचा ही नहीं तो तुम कहाँ रूल करोगे? तुम्हें अपने दुश्मनों पे रूल करना है, लेकिन डेसोलेट बॉर्डर पर जब हम जाएंगे तो हम सबका सफाया कर देंगे, क्योंकि जो मेरा पैथ है और जो मेरी विल पावर है वो है इनविजिबल सप्रेशन, जिसके चलते मैं किसी को भी सप्रेस कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ऐसे करते करते शी-हाओ के भाई की बारी आती है, जहाँ पर वो कहने लगता है कि जिस रास्ते पे मेरा भाई चल रहा है आखिर मैं उस रास्ते पे उसे अकेले चलने के लिए कैसे छोड़ दूं, इसीलिए मेरा पैथ है पैथ ऑफ प्रोटेक्टिंग फैमिली। इसी के साथ हम देखते हैं कि फैट गाय आगे आता है, जहाँ पर वो कहता है कि मेरे मास्टर ने मेरे बारे में एक प्रोफेसी की थी कि मैं एक मोटे से कल्टीवेटर के हाथों कुचल के मारा जाऊंगा, और अब मुझे लगता है कि उस प्रोफेसी के सच होने का वक्त आ गया है और लगता है कि जो डेसोलेट बॉर्डर एरिया है वहीं पर ये घटना घटने वाली है। कि तभी यहाँ पे वो अपने पावर्स को भी दिखाता है। इस दौरान लिटिल रैबिट गर्ल भी आ जाती है और वो बस इतना कहती है कि मुझे दाव और बाकी सारी चीजों के बारे में इतना कुछ नहीं पता, मैं बस इतना जानती हूँ कि जहाँ पे ही मेरा दोस्त हुआंग जाएगा वहाँ पर मैं उसे फॉलो करूंगी। अब तभी यहाँ पे शी-हाओ की बारी थी, तो यहाँ पे जीजन का एक बंदा शी-हाओ के बारे में बुरा भला कहने लगता है, जो सुनकर यहाँ पे शी-हाओ के दोस्तों को तो काफी गुस्सा आता है। पर तभी शी-हाओ यहाँ पे अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए वहाँ पे अपीयर होता है और सभी लोग उसी ओर देखने लगते हैं। और यहाँ शी-हाओ के आसपास काफी सारी डिवाइन एनर्जी रिलीज हो रही थी। एल्डर देख के बताते हैं कि इसकी जो बॉडी है वो किसी गोल्डन ब्लड के जरिए से रिफाइन की गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है मानो जैसे इसके फ्लैश को, इसकी जो ब्लड है इसको गोल्डन ब्लड से पूरी तरीके से रिफाइन करके इसे एक्सचेंज कर दिया गया है। यहाँ पर शी-हाओ काफी टेरिफाइंग से पावर को भी रिलीज कर रहा था। यहाँ पे हम शी-हाओ का एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन भी देखते हैं, जो देखकर एल्डर भी इसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि इतने कम समय में डिपार्ट होने से पहले ही इसने अपना ट्रांसफॉर्मेशन भी कंप्लीट कर लिया। यहाँ पर शी-हाओ इस बंदे को सबक सिखाने लगता है, जो देखकर एल्डर कहने लगते हैं कि शी-हाओ तुम्हारे पाथ के बारे में क्या ख्याल है। अब शी-हाओ यहाँ पे उसी पल को याद करता है जब यहाँ पे वो अपने इमॉर्टल सीट को हासिल करने के लिए ट्रायल्स को दे रहा था, जहाँ पे उसे कि बताओ क्या उस बैटल को तुम लड़ना चाहोगे जिस बैटल में तुमने सबको खो दिया हो, तुम्हारे साथ कोई ना हो? क्या तुम अकेले तब तक लड़ते रहोगे जब तक तुम्हारी जवानी से लेकर बुढ़ापा ना आ जाए, तुम्हारे बाल सफेद ना हो जाए, और यहाँ तक कि क्या तुम तब तक लड़ते रहोगे जब तक तुम्हारी एक एक हड्डी टूट ना जाए? बताओ क्या तुम फिर भी अकेले वहाँ पे खड़े रहोगे? इसी के साथ गॉड विलो की कही से बात भी याद आती है कि हालांकि इस वर्ल्ड में तुम काफी ज्यादा इनविजिबल हो, लेकिन रिवर ऑफ टाइम के अगेंस्ट तुम ज्यादा देर तक टिक नहीं पाओगे। तुम जब पलट के देखोगे तो तुम्हें बस अपने कंपेनियंस नजर आएंगे जो कि जा चुके हैं। तो बताओ तब तुम क्या करोगे? यहाँ पे शी-हाओ को काफी सारी चीजें याद आती हैं और फिर एंड में वो कहने लगता है कि मेरा पाथ है दुश्मनों का सुपड़ा साफ करना, फिर चाहे वो पास्ट से बिलोंग करते हो, प्रेजेंट में बिलोंग करते हो या फिर फ्यूचर से बिलोंग करते हो। मैं हर एक टाइमलाइन के सारे दुश्मनों को मिटाना चाहता हूँ और यही मेरा रास्ता है जिस पर मैं चलूंगा। यहाँ पर जब ये सारी बातें सभी लोग सुनते हैं ना, तो वो सभी लोग दंग रह जाते हैं, क्योंकि शी-हाओ
शीहाओ का विजन वाकई में बहुत बड़ा है। इस दौरान एल्डर बताते हैं कि हमने उन सारे 100 लोगों को चुन लिया है, तो अब जिन लोगों को भी चुन लिया गया है वो लोग इसी वक्त अल्टर में एंटर करें। और हम देखते हैं कि सभी लोग जैसे ही अल्टर में एंटर करते हैं ये लोग यहाँ से जाने की तैयारी करने लगते हैं और एक तेज रोशनी आसमानों से जा टकराती है जो कि यहाँ पर रास्ते को ओपन करती है। वही दूसरी तरफ शीहाओ अपने इस 9 हेवन एंड 10 अर्थ की तरफ देखते हुए अपनी पुरानी मेमोरीज को याद करता है। वो यहाँ पे अपने ग्रैंडफादर के साथ बिताई गई पुरानी मेमोरीज को भी याद करता है, साथ ही वो हुआ लिंगर को भी याद करता है और बस उन सभी को याद करते हुए वो मन में कहता है कि बस मेरे वापस आने तक का तुम लोग इंतजार करना। इसी के साथ गाइस ये लोग यहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और द अल्टीमेट बैटल यहाँ से शुरू होता है और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें इनर सिटी के इंपीरियल पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो एंट्रेंस का एरिया था वहीं पर हम देखते हैं कि शीहाओ और बाकी सारे एल्डर और जितने भी बाकी के जो स्टूडेंट्स थे वो सभी यहाँ पे आ जाते हैं एक साथ। इस दौरान ये लोग एंटर होते हैं और तभी इन्हें अपने सामने काफी सारे कॉफिन्स नजर आते हैं। एल्डर बताने लगते हैं कि ये मत सोचना कि जो बैटल ग्राउंड है ये काफी ज्यादा मर्सीफुल होगा, असल में ये बहुत ज्यादा रूथलेस है। ये जो तुम कॉफिन्स देख रहे हो इसके अंदर किसी की भी फुल बॉडी नहीं होगी, किसी की शायद एक उंगली होगी, शायद किसी की बस हड्डियों का ढांचा ही इसमें मिले। यहाँ पे शीहाओ को तो ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। सभी लोग अपनी नजरें नीचे कर लेते हैं क्योंकि बेचारे ये लोग फिलहाल के लिए कुछ नहीं कर सकते और ना ही मरे हुए इंसान को ये लोग वापस ला सकते हैं। कि तभी शीहाओ की नजर उस जाइंट से ट्री पे जाती है तो वो सीनियर से इसके बारे में सवाल करता है। सीनियर बताते हैं कि ये जो तुम ट्री देख रहे हो ये असल में बहुत ही पुराने टाइम से यहाँ मौजूद है और जो हमारे सबसे पावरफुल इस रियलम के जो स्पिरिट गार्डियंस थे उनके द्वारा छोड़े गए कुछ आखिरी अवशेष है। एक एंशिएंट इमॉर्टल ट्री ऑलरेडी एंशिएंट इमॉर्टल एरा में हुए उस बैटल में मारा गया है और ये बस उसका एक अवशेष ही तुम समझ सकते हो। यहाँ पे जैसे ही वो इस ट्री को और गौर से देखता है तो उसे विलो गॉड की याद आती है और तभी यहाँ पे एल्डर इसके बारे में सारी कहानी बताने लगते हैं कि पास्ट में कैसे इसने अपनी ताकत के दम से दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए थे। जो एंशिएंट इमॉर्टल एरा के टाइम में बैटल हुआ था उस दौरान इसने एक काफी बड़े रोल को प्ले किया था। लेजेंड्स का तो ऐसा कहना है कि ये अपने आप से ही वहां तक पहुंच गई थी और उसने जो तबाही वहां उस बैटल फील्ड में मचाया उसे जिसने भी विटनेस किया वो लोग कभी भी इस मंजर को भूल नहीं पाए। लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे रेलम के तब के जितने भी महान कल्टीवेटर्स थे वो लोग ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। ये अकेली फाइट करती रही लेकिन एंड में वो अकेली भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाई। लेकिन कहा ऐसा जाता है कि मौत इसकी कभी भी मंजिल नहीं रही। अब शीहाओ को वही पल याद आता है जब विलो गॉड उसका हाथ पकड़ के उसी ट्री के पास ले आई थी और एल्डर बताने लगते हैं कि लेजेंड्स तो ऐसा भी कहते हैं कि इसने अपने इमॉर्टल बॉडी को छोड़ दी ताकि वो इसे हमेशा के लिए गार्ड कर पाए, लेकिन उसकी जो स्पिरिट थी वो एक सीड में बदल गई। लेकिन एक दिन वो उस निर्वाणा से वापस जरूर आएगी। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ प्रेजेंट टाइम में वो सारी चीजें याद करता है और तभी उसे कुछ फील होता है कि तभी फैट गाय कहता है कि शीहाओ आखिर तुम्हें किसका इंतजार है। अब यहाँ पे एल्डर बताने लगते हैं कि तुम लोग जहाँ और जिस क्लैन से बिलोंग करते हो उन लोगों के पूरे ग्रुप को जाके ज्वाइन कर लो। यहाँ पे हम देखते हैं कि शीहाओ का सिर अभी भी चकरा रहा था, वो जैसे कुछ फील कर रहा था कि तभी एक एक करके बहुत से जो कल्टीवेटर्स थे वो सभी लोग अपने अपने ग्रुप को ज्वाइन कर लेते हैं। कि तभी फैट गाय को अभी भी शीहाओ की फिक्र हो रही थी। वो उसकी तरफ पलट के उसे देखता है और तभी वो कहने लगता है कि मुझे लगता है कि मेरे जो मास्टर है वो प्रोबेबली कहीं पर सो रहे होंगे और खर्राटे मार रहे होंगे और इसीलिए वो मुझे लेने नहीं आए हैं, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो सही सलामत है। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि वैंग फैमिली का एक एंसेस्टर आ जाता है और वैंग चैंग ये आते साथ ही हंसते हुए कहने लगता है कि वैंग जी तुम मेरी क्लैन की एक ऐसी लड़की हो जिस पर मुझे काफी ज्यादा गर्व होता है। यहाँ पे मिस वैंग जी उसे ग्रीट करती है और वो बंदा जिन जैंग को देखते साथ ही उसकी भी तारीफ करता है और जिन फैमिली की भी तारीफें करता है और बेसिकली वो यहाँ पर इन लोगों को रिसीव करने आए थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी नजर शीहाओ पे जाती है तो वो कहने लगता है कि हाँ ये तो वही है ना हुआंग फैमिली और उसके कुछ भाई, वाकई में इन जैसे गंदे खून वालों को कौन ही रिसीव करने आएगा। ये सुनकर तो शीहाओ की सटक जाती है लेकिन उससे पहले उसका भाई कहता है क्या तुम्हारी आंखें खराब है, आखिर हमारे एंसेस्टर ने ऐसा क्या किया है कि जिसके चलते तुम हमें गंदे खून का कह रहे हो। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि सबको पता है क्योंकि पास्ट में तुम्हारे एंसेस्टर ने कुछ ऐसी गलतियां की है कि जिन्हें माफ भी बिल्कुल भी किया नहीं जा सकता। जो सुन के शीहाओ के भाई को गुस्सा आता है कि तभी वो कहता है कि इसके मुंह क्यों लगना, ये तो खुद एक कैदी है जिसे कि यहाँ पर डेजोलेट बॉर्डर में लड़ने के लिए भेज दिया गया है ताकि इसके बुरे कर्मों को ये साफ कर सके और इसकी इतनी औकात कि ये हमारे सामने से मुंह चलाए। जिस पे इसका दूसरा भाई भी कहता है कि हाँ बात तो बिल्कुल सही कही। जिसमें यहाँ पे एंसेस्टर जो था वो अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो, कोई भी शी क्लैन के उस मैटर को नहीं भूला जो कि इंपीरियल पास में हुआ था। जिस पे जिनसन कहता है कि हाँ बिल्कुल, भले ही इससे फर्क नहीं पड़ता कि शी क्लैन अपने टाइम में एक पावरफुल क्लैन हुआ करता था लेकिन उनके किए गए बुरे कर्मों को हम कभी भी नहीं भूल सकते। वही लोग हैं जिनके चलते डेजोलेट बॉर्डर पर इतना बड़ा खतरा आ चुका है और ऐसे लोगों को कभी भी माफ नहीं किया
किया जा सकता। यहाँ पे मिंगदू क्लैन का जो यहाँ पे एंसेस्टर मौजूद था वो भी इनका साथ देता है, कहने लगता है कि हाँ ये लोग तो गंदे खून के डिसेंडेंट्स हैं और तुम लोगों का तो सूपड़ा साफ कब का कर देना चाहिए। ये सुनकर शी-होकी सटक जाती है। वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर तुम लोग खुद को समझते क्या हो। कि तभी यहाँ पे ये बंदा कहता है कि ज्यादा उछलने की जरूरत नहीं है, अगर आज ये बैटल ना होता ना तो कब का मैं तुम्हें खत्म कर चुका था। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो क्यों ना तुम अपना सरनेम शी से चेंज कर लो। यहाँ पे शी-हो का भाई उसे जवाब देने के लिए आगे बढ़ता है कि तभी फैट गाय उसे रोकता है और कहने लगता है कि छोटे भाई तुम यहाँ पे अकेले नहीं हो, जरा देखो मुझे भी कोई यहाँ पे पिक करने नहीं आया। जिस पे वो बंदा कहने लगता है कि 10,000 पहले तुम्हारी फैमिली की जो डिसेंडेंट है वो भी एक बहुत बड़ी पनौती की तरह थे, इसलिए तुम लोगों को पैड लक के रूप में माना जाता है। मिंग तियानजन के ऑलरेडी जितने भी डिसाइपल्स थे उन सभी को कोई ना कोई पिक करके ले गया है। तो अब बताओ जब सब लोग जा चुके हैं तो तुम्हें किसका इंतजार है? तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें यहाँ पे लेने कोई आएगा? हाँ, तुम्हें यहाँ लेने कोई नहीं आने वाला। कि तभी यहाँ पर एक आवाज आती है और एक लेडी कहती है कि मैं इन्हें लेने आई हूँ। इसी के साथ तो सबकी नजर ऊपर हवा में जाती है और सभी लोग देखने लगते हैं। कि तभी हम देखते हैं कि ग्रीन ड्रेस में वही लेडी नजर आती है। गाइज इसका क्या नाम है ये तुम लोग मुझे कमेंट में बताओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।